हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए एनीमे में। इस एनीमे के शुरू में कुछ पुलिस ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि सभी को इन्फॉर्म करो कि इस सिटी की बिल्डिंग में घाउल है। दरअसल घाउल्स वो होते हैं जो आम लोगों से ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो इंसानों का खून पीते हैं। तभी एक घाउल बहुत सारे लोगों को मारकर उन्हें खा रही होती है। तभी एक मास्क पहने आदमी वहाँ आता है कि अब समझ में आया कि लोग तुम्हें इतना भुक्कड़ क्यों कहते हैं। वो घाउल कहती है, तुम्हें पता है ना कि मुझे खाने के बीच डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या करूं, आदत से मजबूर जो हूँ। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है, अब तू मेरे हाथ से नहीं बचने वाली। और उस पर अपने हथियार से जोरदार हमला करता है, लेकिन वो आसानी से उसका हमला डॉज कर देती है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुमसे लड़ने का, और उसका हथियार छीनकर टावर से नीचे फेंक देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारे मेन बंदे कैनकी को दिखाया जाता है जो मेरी तरह ही सिंगल और बेरोजगार है। वो अपने दोस्त के साथ कैफे में था। उसका दोस्त एक नंबर का मुंहफट होता है जो कैनकी पर हंस रहा होता है कि तू उसे अपने पहले डेट पे बुक स्टोर ले जाएगा। कैनकी कहता है, तो तुम ही बताओ, क्या मैं उसे बर्गर खिलाने ले जाऊं? ये सुन हिदोशी हंसने लगता है, इतना पता होता तो मैं तेरे साथ यहाँ थोड़ी ना बैठा होता। वैसे यहाँ की वेट्रेस भी काफी क्यूट है, तो तुम इससे बात क्यों नहीं करते? और हिदोशी उस वेट्रेस को ऑर्डर लेने के बहाने पास बुलाता है और उससे उसका नाम पूछने लगता है। वो लड़की कहती है, मेरा नाम टोका किनिसामा है। हिदोशी कहता है, तुम मेरे दोस्त के साथ डेट पे जाना चाहोगी? ये सुन टोका शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। वहीं कैनकी भी काफी नर्वस हो गया था कि गधे गई की क्यों पिटवाने में लगाया मुझे। तभी उस कैफे में एक सुंदर सी लड़की आती है जिसे कैनकी तो देखते ही रह जाता है कि ये वही है। हिदोशी कहता है, मत देख भाई, औकात की बारी है हमारे। अब कैनकी को बाय करके हिदोशी वहाँ से चला जाता है। तभी कैनकी कॉफी पीता हुआ बार बार उस लड़की को ही देखे जा रहा था, जो वो लड़की नोटिस कर लेती है और कैनकी को देख कर स्माइल करने लगती है। अब बाद में कैनकी हिदोशी को कॉल करता है, जो सुन हिदोशी शॉक हो जाता है कि क्या तूने सच में उस लड़की को पटा लिया? कैसे किया भाई तूने? कैनकी कहता है, मैं अगले हफ्ते उसके साथ डेट पे जाने वाला हूँ। हिदोशी कहता है, ठीक है भाई, जा मजे कर। वहीं सिटी में पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, जिसमें से एक ऑफिसर डेड बॉडी को देखकर कहता है कि ये घाउल जानवरों से भी ज्यादा बेरहम होते हैं। अब अगले हफ्ते कैनकी उस लड़की रिजे के साथ डेट पर जाता है, जहाँ वो लड़की उससे बहुत प्यार से बात करती है, जो कैनकी को बहुत पसंद आता है। तभी कैनकी को खांसी आने लगती है, तो रिजे उसके पास आती है कि क्या हुआ कैनकी, तुम ठीक तो हो ना? तभी कैनकी कुछ देख लेता है। क्या देख रहा है भाई ये अश्लील लड़का? अब डेट के बाद कैनकी रिजे को उसके घर छोड़ने जाता है। तभी रास्ते में दो मोड़ आते हैं। रिजे कहती है, मेरा घर इस गली में है। तब कैनकी उसके साथ गली में जाने लगता है। वही इधर से टोका भी गुजर रही थी, जो उन दोनों को देख लेती है। टोका की फ्रेंड कहती है, तुम रुक क्यों गई? क्या कुछ गलत होने वाला है? टोका कहती है, नहीं कुछ नहीं। अब गली में आकर कैनकी रिजे से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं? तो रिजे कहती है हाँ, और उसे हक कर लेती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ कैनकी। लेकिन तभी कैनकी को उसके गले पर कुछ महसूस होता है, जो देख वो शॉक हो जाता है क्योंकि रिजे ने उसके गले पे काट लिया था। रिजे की आंखें अचानक से रेड हो जाती है। वो कहती है, क्या बात है, तुम्हारे ब्लड का टेस्ट तो काफी अच्छा है। ये देख कैनकी डर जाता है। दरअसल रिजे एक घाउल होती है जो लोगों को फंसाकर उनका शिकार करती है, और आज का शिकार कैनकी होता है। कैनकी डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रिजे अपने टेंटिकल से उसके पेट के आर पार टेंटिकल घुसा देती है कि कहाँ जा रहे हो कैनकी, मुझे लोगों को तड़पा कर उन्हें मरता हुआ देखना बहुत पसंद है। अब जैसे ही वो कैनकी को खाने जाती है, इतने में उसके ऊपर की बिल्डिंग से कुछ रस्सियाँ टूट जाती हैं और सारे लोहे का सामान रिजे के ऊपर गिर जाता है और वो वहीं दबकर मर जाती है। क्या गुंडी बनेगी री तू? वही कैनकी को देखते हैं जो बेहोश था, लेकिन कुछ कुछ बातें उसे सुनाई दे रही थी, जहाँ डॉक्टर कहता है कि इसके ऑर्गन्स खराब हो गए हैं, जल्दी से इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होगा। और तभी उसके ड्रीम में रिजे आकर उसकी बॉडी से चिपक जाती है और तभी कैनकी को होश आ जाता है, जहाँ उसकी एक आंख अजीब हो गई थी। अब कैनकी खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खाना अच्छा नहीं लगता। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं कि तुम काफी नसीब वाले हो जो उस बिल्डिंग के हादसे में जिंदा बच गए, तुम्हारे कुछ ऑर्गन खराब हो गए थे, इसीलिए हमने उस मरी हुई लड़की के ऑर्गन तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट कर दिए। अब तुम पहले से काफी ठीक हो। अब कुछ टाइम बाद कैनकी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब कैनकी जब घर आता है तो उसके दोस्त हिदोशी ने उसके लिए उसका फेवरेट हैमबर्गर भिजवाया था। तभी टीवी पर एक न्यूज आ रही थी, जहाँ एक आदमी कहता है कि एक घाउल बिना इंसानों को खाए सिर्फ 1-2 महीने ही जिंदा रह सकता है और वो इंसानों का कोई भी खाना नहीं खा सकता। अब ये सुन कैनकी घबराने लगता है, क्योंकि उसे भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो जबरदस्ती एक बर्गर खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे
वॉमिटिंग होने लगती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और बार बार फ्रिज से अलग अलग चीजें खाने लगता है, लेकिन बार बार उसे वॉमिटिंग होने लगती है। अब कैनकी बहुत डर जाता है, वो अपने दोस्त का भेजा हुआ हैमबर्गर खाने लगता है, लेकिन वो भी नहीं खा पाता, इसलिए वो घर से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आते ही वो इतने सारे लोगों को देखकर उसकी भूख बढ़ने लगती है, उसे सभी इंसानों की खुशबू आने लगती है, उसे बार बार मन करता है कि वो उन्हें खा जाए, पर कैनकी खुद को किसी तरह रोक कर घर के अंदर आ जाता है। और जब वो मिरर में देखता है तो उसकी एक आंख रेड हो गई थी, जो देख वो डर जाता है और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। वो चाकू अपने पेट में मारता है, लेकिन वो चाकू टूट जाता है क्योंकि कैनकी अब आधा इंसान आधा घावल बन चुका था। तभी उसे खाने की खुशबू आती है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और भागता हुआ उसकी ओर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक घावल एक इंसान को मारकर खा रहा होता है। अब ये देख कैनकी रोने लगता है कि उसे एक मरे हुए इंसान की खुशबू आ रही है। वो घावल कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बस इतना ही दे सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, अगर लेना है तो बताओ। तभी एक दूसरा घोल आकर एक ही किक में उस घोल की गर्दन उड़ा देता है और कैनकी को मारने लगता है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई तेरी। अब तभी वहाँ एक लड़की आती है और ये वही रेस्टोरेंट वाली लड़की टोका होती है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये भी एक घावल है। टोका कहती है ये रीजे की टेरिटरी है। वो आदमी कहता है लेकिन रीजे तो मर चुकी है, अब ये मेरा इलाका है। अब टोका और उसमें फाइट होने लगती है और टोका उस आदमी को काफी घायल कर देती है, तो वो घावल वहाँ से भाग जाता है। वह टोका कैनकी को देख हैरान हो जाती है कि नामुमकिन, तुम्हारा एक ही काकुगन एक्टिव हुआ है। तब टोका को याद आता है कि ये तो वही रेस्टोरेंट वाला लड़का है। वो कहती है तुम तो रीजे के साथ थे, आखिर तुम बच कैसे गए। अब कैनकी बहुत रोने लगता है। वो कहता है मैं घावल नहीं बनना चाहता, मैं एक इंसान हूँ, अगर मैंने एक इंसान को खा लिया तो मैं इंसान नहीं रह जाऊंगा। टोका कहती है जिंदा रहना चाहते हो तो ये खाना ही होगा। और टोका एक मीट का टुकड़ा लेकर कैनकी के मुंह में ठूस देती है, लेकिन कैनकी तुरंत वॉमिट कर देता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारी तरह राक्षस नहीं हूँ, मैं इंसानों को नहीं खा सकता। अब ये सुन टोका को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है कि तुम मुझे राक्षस कह रहे हो और खुद क्या हो, तुम ना ही पूरे इंसान हो ना ही घावल, तुम जैसी बेकार चीज को तुम मर जाना चाहिए। तभी वहाँ एक आदमी आता है और ये वही रेस्टोरेंट का ओनर होता है जो खुद भी एक घावल है। वो टोका को रुकने के लिए कहता है कि छोड़ दो इसे। टोका कहती है पर सर, यूसीमुरो कहता है कमजोर घावल्स की मदद करना ही हमारा काम है, और कैनकी को अपने रेस्टोरेंट में ले आता है जहाँ वो उसे पीने के लिए कॉफी देता है और बताता है कि कॉफी ये ऐसी चीज है जिसे घावल आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे तुम्हारी भूख नहीं मिटने वाली। इसीलिए यूसीमुरो उसे पैकेट देता है जिसमें इंसान का मीट था और कहता है अगर तुम्हें और चाहिए तो यहाँ आ सकते हो। अब कैनकी के जाने के बाद टोका यूसी से पूछती है कि आप इसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। यूसीमुरा कहता है कि कुछ दिन पहले तुमने न्यूज में तो देखा ही था कि किसी लड़की का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि कैनकी है जिसके अंदर रीजे का ऑर्गन है। अब ये सुन टोका हैरान होती है कि क्या यह सच है। यूसीमुरा कहता है हाँ, और बहुत जल्द वो हमारी तरह ही घावल बनने वाला है। वहीं कैनकी को देखते हैं जिसे बहुत भूख लगी होती है और रीजे की परछाई उसे बार बार वो खाने को कहती है, लेकिन कैनकी वो मीट नहीं खाता और वो पैकेट फेंक देता है। अब बाद में कैनकी अपने कॉलेज आता है जहाँ हिदोशी उसे पीछे से सरप्राइज कर देता है कि क्या हुआ कैनकी, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम कुछ खा पी नहीं रहे क्या, बड़े कमजोर दिख रहे हो। कैनकी कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब हिदोशी उसे किसी से मिलवाने ले जाता है। वहीं वो बंदा किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। तभी हिदोशी अचानक से गेट खोल देता है और वो लड़की डर के भाग जाती है। वो बंदा कहता है क्या यार, तुम दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते क्या। हिदोशी कहता है सॉरी निशिके, मुझे नहीं पता था यार तुम गुडरू कर रहे हो। तभी कैनकी देखता है कि ये तो वही घावल है जो पिछली रात उससे मिला था। अब निशिके भी उसे पहचान लेता है, लेकिन ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो कुछ भी नहीं जानता। वो कहता है मैं निशिके हूँ, सेकंड ईयर का स्टूडेंट, तुम्हें लास्ट ईयर का डाटा चाहिए ना, वो तो मैं घर पर ही भूल गया, क्या हिदोशी तुम मेरे साथ चलोगे वो डाटा लेने। अब कैनकी अपने दोस्त को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो कहता है मैं भी साथ चलूंगा। अब निशिके उन दोनों को अपने घर ले जाने लगता है। तब कैनकी अपने मन में सोचता है कि ये घावल होने के बाद भी लोगों से इतनी तमीज से पेश आ रहा है। तभी अचानक से निशिके हिदोशी को लात मार के एक सुनसान गली में फेंक देता है जहाँ हिदोशी तो वहीं बेहोश हो जाता है और वो बंदा कैनकी को पकड़कर मारने लगता है कि तुझमें से तो किसी फीमेल घोल की खुशबू आ रही है, तो क्या तू अपने दोस्त को मारकर खाने वाला था। कैनकी कहता है कभी नहीं, मैं तुझ जैसा मॉन्स्टर नहीं हूँ। तभी निशिके गुस्से में अपना हाथ उसकी पेट के आर पार कर देता है और जाकर हिदोशी को लात मारने लगता है कि क्या होगा अगर मैं तेरे दोस्त को मार कर खा जाऊं। तभी कैनकी को अपना बचपन याद आता है जब कैनकी अकेला और गुमसुम रहता था। तब एक दिन हिदोशी उसके पास आता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो हमेशा बुक्स ही पढ़ता रहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। कैनकी कहता है हाँ क्यों नहीं। प्रेजेंट में निशिके हिदोशी को मारने जाता है, जो देख कैनकी तो पागल हो जाता है कि उसने मेरी लाइफ बदल दी और तुम उसे खाना चाहते हो। अब गुस्से में उसकी आंख रेड हो जाती है और उसका काकुकान एक्टिव हो जाता है। अब निशिके और कैनकी में जबरदस्त फाइट होने लगती है। कैनकी इतने
गुस्से में था कि वो निस्के के चीथड़े उड़ा देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। लेकिन तभी उसे रिजे की परछाई दिखने लगती है जो कहती है, क्या बात है कैनकी, ये तो बहुत टेस्टी है। आखिर ये तुम्हारा दोस्त जो है, इसे तो तुम्हें ही खाना चाहिए। अब भूख के मारे कैनकी अपना कंट्रोल खोने लगता है और हिदोशी को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ टोका आ जाती है कि अब क्या हुआ, तुम अपने दोस्त को ही खाने वाले हो। खैर इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसे खाने के बाद तुम अपनी पूरी जिंदगी पछताने वाले हो। अब भूख के मारे कैनकी को कुछ समझ में नहीं आता और वो उल्टा टोका पर ही हमला कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और जब कैनकी की आँख खुलती है तो वो वही रेस्टोरेंट में होता है। तब वहाँ यूसीमुरा आता है। कैनकी कहता है मेरा दोस्त कहाँ है, तो वो उसे उसके दोस्त के पास ले जाता है जहाँ वो अभी सो रहा था। तब कैनकी कहता है जब मैं बेहोश था तो आपने मेरे साथ क्या किया। यूसीमुरा कहता है घावल की भूख का एक ही इलाज है जो तुम अच्छे से जानते हो। अगर मैं तुम्हारी भूख शांत नहीं करता तो तुम अपने दोस्त को ही खाने वाले थे। ये सुन कैनकी रोने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं ना ही घोल हूँ ना ही एक इंसान। वही इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है काफी अच्छी बारिश हो रही है, बारिश उन घोल्स को कमजोर बना देती है, ये अच्छा मौका है शिकार करने का। वही अब हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो लोगों का इलाज कर रहा था। तभी कोई आदमी दरवाजा तोड़ते हुए उसके क्लिनिक में घुस जाता है और कहता है आखिरकार तुम मिल ही गए डॉक्टर, मुझे वैसे ही हथियार बना के दो जैसे तुमने पहले बनाया था, वरना। ये धमकी देखकर वो वहाँ से चला जाता है। वही पर्दे के पीछे एक लेडी डर के मारे अपनी बच्ची को लेकर छिपी होती है जो डॉक्टर से कहती है कि अब क्या करें। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैनकी को देखते हैं जो कि कॉफी बनाना सीख रहा था, लेकिन वो यूसीमुरा की तरह कॉफी नहीं बना पा रहा था। यूसीमुरा कहता है कोई बात नहीं, तुम जल्दी सीख जाओगे। कैनकी कहता है कि इस कैफे में तो घाउल्स आते हैं तो आप इंसानों को क्यों आने देते हैं। यूसीमुरा कहता है मुझे इंसान पसंद है, अगर हम उनके साथ रहेंगे तभी उन्हें समझ पाएंगे। अब कैनकी नीचे आ जाता है जहाँ हिदोशी भी आया था। कैनकी कहता है तुम यहाँ कैसे। हिदोशी कहता है मैं तो तोका को थैंक्स कहने आया था, आखिर एक्सीडेंट के बाद इसने ही हमारी हेल्प की थी। कैनकी कहता है कौन सा एक्सीडेंट। इस पर तोका उसे लात मारती है कि चुप कर भाई। हिदोशी कहता है मैंने सुना है कि निस्के अभी हॉस्पिटल में है, वो तो हम लकी थे जो बच गए। ये कहकर हिदोशी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो लेडी आती है जो अपनी बच्ची के साथ बहुत डरी हुई थी। तभी तोका तुरंत उसे अंदर ले जाती है। कैनकी कहता है ये कौन है। तोका कहती है ये मिस रियोको है, आज से हमें इनकी देखभाल करनी है। कैनकी कहता है पर क्यों, क्या ये भी घोल्स हैं। तोका कहती है ये एक लंबी कहानी है, तुम जानकर भी क्या करोगे। अब अगले सीन में हम सीसीजी हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ काफी सारे घोल्स हंटर मौजूद थे। एक ऑफिसर कहता है ये है 11 वार्ड का स्टेटस, जिसे देखकर लगता है कि वो सारे घोल्स मिलकर कुछ तो बड़ा करने वाले हैं, यानी अब जंग शुरू होने वाली है तो तैयार रहो सब। तभी एक इन्वेस्टिगेटर कहता है कि मैं हूँ एमन कोटारो। 3 महीने पहले की घटना तो सबको याद ही होगी जब 13 वार्ड का जेसन और एस रैंक की घोल के बीच फाइट हुई थी। तब हमें वहाँ पे एक हथियार मिला था। एक आदमी कहता है ये क्या चीज है। एमन कहता है पता नहीं, शायद एक घोल को मारने का हथियार हो। तब ऑफिसर कहता है अब से मैडा और एमन तुम इस चीज की इन्वेस्टिगेट करोगे। अब बाहर आकर एमन कहता है आखिर इस हथियार से उस घोल को कैसे ढूंढेंगे। मैडा कहता है ये हथियार ही काफी है। वहीं इधर कैनकी को देखते हैं जहाँ यूसीमुरा इंसानों का खाना खाना सिखा रहा था, लेकिन कैनकी तो वॉमिट करने लगता है। तब यूसीमुरा एक सैंडविच उठाकर खाने लगता है और बताता है कि ये हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसे चबाकर कुछ समय तक अपने पेट में रख सकते हैं, इससे किसी भी इंसान को तुम पर शक नहीं होगा। फिर वो कहता है क्या तुम आज फूड सर्फिंग के लिए जा सकते हो। वैसे मैं ये टोका को ही कहता, लेकिन वो स्कूल एग्जाम में काफी बिजी है। कैनकी कहता है लेकिन मैं किसी इंसान को नहीं मार सकता। यूसीमुरा कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें किसी को नहीं मारना, हम उन घोल्स को खाना देते हैं जो शिकार नहीं कर सकते, और तुम्हें तो पता ही है कि एक भूखा घोल कैसा होता है। तो तुम मिस्टर यूमो के साथ जाओ, बाकी की बातें वो तुम्हें रास्ते में बता देगा। अब कैनकी मिस्टर यूमो के साथ जाता है, लेकिन वो रास्ते भर उससे कोई बात ही नहीं करता। अब यूमो एक पहाड़ी पर गाड़ी रोकता है जहाँ कैनकी उस पहाड़ी से नीचे देखने लगता है। ये तो काफी गहरा है, यहाँ से जो भी गिरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। यूमो कहता है पीछे हटो, लेकिन तभी कैनकी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, पर अपने घोल्स की पावर की वजह से वो बच जाता है। तभी वो पास में देखता है कि एक डेड बॉडी पड़ी है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तब यूमो बताता है कि यहाँ पर बहुत लोग मरते हैं। कैनकी कहता है कि कैफे में सुसाइड वाले लोगों को लाया जाता है। यूमो कहता है हाँ, और उसे उस बॉडी को पैक करने को कहता है, पर कैनकी तो बहुत डर रहा होता है। तो यूमो खुद ही उस बॉडी के पास जाकर उसके लिए प्रे करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं इधर मैडो को देखते हैं जो सुनसान इलाके में घूम रहा होता है। तभी एक घाउल उसे पीछे से हमला कर देता है, लेकिन मैडो आसानी से उस घाउल को घायल कर देता है और वो हथियार दिखाता हुआ कहता है कि तुम्हें पता है ये क्या है। वो घाउल कहता है नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता, पर मैडो उसे जान से मार देता है। वहीं कैनकी अब कैफे में वापस आ जाता है जहाँ यूसीमुरा कहता है कि अब तुम्हें मास्क की जरूरत पड़ेगी। घाउल हंटर तेजी से घाउल्स पर हमला कर रहे हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब यूसीमुरा टोका को बुलाकर कहता है कि क्या कल तुम कैनकी को मास्क बनाने वाले के पास ले जाओगी। अब टोका को तो बिल्कुल भी मन नहीं था कैनकी के
साथ जाने का। वो कहती है कल मेरी छुट्टी है, मैं इसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। यूसुमुरा कहते हैं कैनकी अकेला वहाँ नहीं जा सकता। तो टोका गुस्से में कैनकी की ओर देखने लगती है कि कल 2:30 बजे ट्रेन स्टेशन के सामने मिलना, अगर 1 भी मिनट लेट हुए तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। कैनकी डर से कहता है जी मैडम। अब नेक्स्ट डे टोका कैनकी को मास्क बनाने वाले के पास ले जाती है जो खुद भी एक घायल होता है और कैनकी को डरा देता है। टोका कहती है ये यूता है, ये तुम्हारा मास्क बनाएगा। यूता कहता है क्या बात है कैनकी, तुम्हारी स्मेल तो बिल्कुल रीजे जैसी है, वैसे तुम्हें तोका कैसी लगती है भाई? कैनकी कहता है वैसे तो वो क्यूट है पर कभी कभी वो डरावनी हो जाती है। यूता कहता है ऐसा नहीं है, वो काफी मेहनती है, कैफे में काम करने के साथ साथ वो स्कूल भी जाती है और इंसानों के साथ रहना बहुत रिस्की है पर फिर भी वो ये रिस्क उठाती है। अब वहाँ से निकलने के बाद कैनकी रास्ते में तोका से पूछता है कि कल जो वो छोटी बच्ची थी आखिर उसे हुआ क्या है, आज भी वो काफी डरी हुई दिख रही थी। तोका कहती है उसे अपने डैड से दूर रहना पड़ रहा है इसलिए वो बहुत दुखी है। कैनकी कहता है वैसे घायल को मास्क क्यों लगाना पड़ता है? तो तोका कहती है क्या तुम्हें द डॉप्स के बारे में नहीं पता, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो घायल का शिकार करती है, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम उनसे नहीं बचने वाले। अब बाद में कैनकी उसी छोटी बच्ची हिनामी के पास जाता है लेकिन उसे मीट खाता हुआ देख बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब बाद में कैनकी उस बच्ची के पास आता है और उसे ऐसा डिस्टर्ब करने के लिए उससे माफी मांगता है। अब वो बच्ची एक बुक्स पढ़ रही थी जिसमें उसे कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे थे तो कैनकी उसे वो बुक समझाने लगता है जो हिनामी को बहुत पसंद आता है। वहीं बाद में कैफे में एक बंदा आता है कि क्या बात है, यहाँ की खुशबू तो लाजवाब है और इस बंदे का नाम सुकियामा होता है जो खुद भी एक घायल है। उसे देखकर टोका गुस्सा करने लगती है लेकिन वो कैनकी को देखकर उससे चिपकने लगता है कि लाजवाब तो तुम हो वो नए लड़के, तुम्हारे अंदर से तो रीजे की महक आ रही है, क्या भाई इसके इरादे तो ठीक नहीं लग रहे। अब टोका उस पर गुस्सा करने लगती है कि छोड़ो उसे और यहाँ से चलते बनो। सुकियामा कहता है कि तुम तो हमेशा गुस्से में ही रहती हो, तुम्हें तो मेहमानों से बात करना भी नहीं आता। ठीक है कैनकी, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। और जाते हुए एक इविल से स्माइल करता है कि जल्द ही मुलाकात होगी कैनकी। अब कैनकी तोका से पूछता है कि ये कौन था? तोका कहती है कि 20 वाट के पैरासाइट में से एक है, इससे जितना हो सके उतना दूर रहना। अब नेक्स्ट डे कैनकी अपने स्कूल जाता है जहाँ सुकियामा उससे मिलने आया था। कैनकी कहता है तुम यहाँ कैसे? सुकियामा कहता है मैं तो तुमसे मिलने आया था, तो आखिर तुम भी एक किताबी कीड़े हो। रीजे को भी किताबें बहुत पसंद थी और मुझे भी किताबें बहुत पसंद हैं। मुझे तो एक कैफे के बारे में पता है जिसे एक बुक रीडर चलाता है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कैनकी उसे मना कर देता है तो सुकियामा कहता है मैं समझ गया, जरूर तुम्हें तोका ने मुझसे दूर रहने को कहा होगा, लेकिन इसमें मेरी ही गलती है। जब से रीजे मरी है तब से मैंने आज तक किसी से ढंग से बात तक नहीं की, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त बनाने आया था। खैर कोई बात नहीं कैनकी, ये कहकर वो जाने लगता है। अब उसे उदास देख कैनकी कहता है ठीक है मैं आपके साथ कैफे चल सकता हूँ। अब बाद में कैनकी यूसुमुरा के कैफे में आता है और एक पास देखता हुआ कहता है मुझे तो सुकियामा इतना भी बुरा नहीं लगा। तभी वहाँ यूसुमुरा आते हैं कि अब तुम जा सकते हो, लेकिन यूमो को तुमसे कुछ काम है, वो तुम्हें नीचे बुला रहा है। अब कैनकी यूमो से कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? यूमो कहता है कि घायल हंटर 20 वार्ड में आ गए हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए तुम्हें खुद को बचाना सीखना होगा। और ये कहकर कैनकी को कॉम्बैट स्किल सिखाने लगता है और कैनकी बुरी तरह पिट रहा होता है। यूमो कहता है रोज छुट्टी के बाद तुम यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें रोज प्रैक्टिस करवाऊंगा। वैसे क्या तुम अभी खाली हो? मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। फिर यूमो उसे एक बार में लाता है जहाँ एक लड़की कहती है तो तुम हो कैनकी, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम आधे घोल और आधे इंसान हो ना। वैसे मैं इस बार की ओनर इतोरी हूँ, मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा कैनकी। कैनकी कहता है मुझे भी अच्छा लगा। तब इतोरी उसे ड्रिंक देने लगती है लेकिन कैनकी मना कर देता है कि नाबालिग हूँ भाई मैं, तो वो ड्रिंक उसके ऊपर ही फेंक देती है और खुद ही उसका चेहरा साफ करने लगती है कि माफ करना यार, मुझे तुम्हारी आई देखनी थी, तुम तो सच में एक वन आई घोल हो। वो यूमो से कहती है क्या इसके जैसे ही वन आई घोल होते हैं? यूमो कहता है हाँ शायद। कैनकी कहता है क्या मेरे जैसे और भी लोग हैं? इतोरी कहती है तुम्हें क्या लगता है जब एक इंसान और घोल का बच्चा होता है तो वो क्या बनता है? कैनकी कहता है शायद आधा घोल और आधा इंसान। इतोरी कहती है गलत, वो सब मर जाते हैं, बहुत कम ही बच्चे हैं जो सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं वो आम घोल से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तब कैनकी रीजे के बारे में पूछता है कि वो किस तरह की घोल थी? इतोरी कहती है वो हमेशा मुसीबत खड़ी करती थी, वैसे उसके बारे में रूमर है कि जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन बिल्डिंग पर कोई खड़ा था, हो सकता है उसी ने रीजे को मारा हो। जो सुन कैनकी हैरान होता है कि वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तभी बीच में यूमा बोल पड़ता है कि बस बहुत हुई बातें। अब अगले दिन कैनकी सुकियामा से मिलता है कि मिस्टर सुकियामा आप रीजे से क्या बात किया करते थे? सुकियामा कहता है हम अधिकतर किताबों और खाने के बारे में बात करते थे। तब सुकियामा अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है जहाँ जब वो रीजे को खाने के लिए ऑफर करता है तो रीजे तुरंत मना कर देती है कि मेरे इतने खराब दिन भी नहीं कि मैं किसी और का दिया हुआ खाना खाऊं। ये बेइज्जती करके वो वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट में ये सोच कर सुकियामा ग्लास को पकड़कर फोड़ देता है कि उसने मेरे खाने को मना भी कैसे किया। तभी उस ग्लास से कैनकी के हाथ में चोट आ जाती है तो सुकियामा उससे माफी मांगने लगता
लगता है कि माफ करना कैनकी, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। वैसे क्या तुम रीजे की फेवरेट जगह पर चलना चाहोगे? वो जगह पास में ही है। तो कैनकी कहता है ठीक है। अब उसका खून लगा रुमाल सुकियामा ले लेता है कि मैं बस इसे अभी धो के आया, पर वो वॉशरूम जाकर वो अजीब हरकतें करने लगता है और कैनकी का ब्लड स्मेल करते हुए कहता है लाजवाब, इसकी स्मेल तो डिलीशियस है, तुम तो मेरे ही हो कैनकी। वहीं कैनकी उस जगह पर जाता है जहाँ एक आदमी आकर उसे कुछ नए कपड़े देता है। फिर एक मेड आकर उसे कॉफी देती है। कैनकी उस मेड से कहता है कि मिस्टर सुकियामा कहाँ हैं, लेकिन वो मेड बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और लिफ्ट से कैनकी ऊपर की ओर आने लगता है। कैनकी तो काफी हैरान होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे घाउल्स आए हुए थे। तभी एक आदमी अनाउंस करता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आज की हमारी शानदार डिश जिसे लाए हैं मिस्टर MM। तब कैनकी हैरानी से कहता है कि ये सब क्या है मिस्टर सुकियामा। सुकियामा कहता है जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि घाउल्स का टेस्ट बहुत ही बुरा होता है, लेकिन एक आधे घाउल और एक आधे इंसान का टेस्ट लाजवाब होता है। ये कहता हुआ वो ब्लड लगा हुआ रुमाल नीचे फेंकता है, जिसे बाकी के लोग सुनकर कहते हैं ये तो बहुत टेस्टी है। तभी सुकियामा कैनकी को मारने का हुक्म देता है। तभी वहाँ पर एक मोटा सा बुचर आता है जो कैनकी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। कैनकी बहुत डरा हुआ था, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों ओर से रास्ता बंद था। अब वो बुचर कैनकी को मार मार कर अधमरा कर देता है। कैनकी उससे फाइट करने की कोशिश करता है, उसे मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन उस बुचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से कैनकी पर हमला करने आता है। अब जैसे वो कैनकी को मारने वाला होता है तभी सुकियामा आकर उस बुचर का पेट फाड़ देता है और सभी घायल से कहता है माफ करना दोस्तों, लेकिन इसे कोई नहीं खा सकता। और कैनकी से कहता है तुम्हें मजा आया ना कैनकी, ये तो बस एक प्रैंक था। अब कैनकी तो अब भी शौक में था कि किस तरह का इंसान है। सुकियामा अपने मन में कहता है कि तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं खा सकता कैनकी, तुम सिर्फ मेरे हो। यानी कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है भाई इसके दिमाग में। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ कैनकी बुरा सपना देखकर उठ जाता है। अब वो यूशिमुरा के कैफे पे आता है जहाँ एक नई लड़की काम करने आई थी। कैनकी कहता है आज टोका दिखाई नहीं दे रही। यूशिमुरा कहता है उसकी तबीयत खराब है, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो वो ऊपर है। तब कैनकी टोका से मिलने जाता है। टोका कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? कैनकी कहता है मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे हालचाल पूछने आ गया। तभी ना हमें कैनकी से क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगती है, तो कैनकी वहीं रुक जाता है। अब तभी कमरे की बेल बजती है जहाँ टोका की बेस्ट फ्रेंड यूरुको आई थी, जो कैनकी को टोका के घर में देख लेती है और इसका गलत मतलब निकाल लेती है कि टोका की बच्ची तूने बताया नहीं कि तेरा बॉयफ्रेंड भी है। टोका कहती है नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, लेकिन यूरुको चिढ़ते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स लाई हूँ तो साथ में खा लेना, और कैनकी को थम्स अप करते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं कैनकी भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। वह इधर सुकियामा को देखते हैं जो कैनकी का ब्लड लगा रुमाल अब तक स्मेल कर रहा होता है। क्या भाई पागल पागल हो गया? तो अब कैफे के बाद कैनकी घर की ओर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग मिलकर एक बंदे को पीट रहे होते हैं और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि निशिके होता है, जो पिछले हमले में कैनकी से किसी तरह बच गया था, लेकिन अब वो काफी वीक हो चुका है। अब कैनकी उन घोल्स को पीट कर निशिके को बचा लेता है और उसे घर तक छोड़ने आता है, जहाँ एक लड़की निशिके को इस हालत में देख रोने लगती है कि तुम्हारी ये हालत किसने की और तुम इसके साथ क्यों हो? ये तो वही है ना जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। निशिके दर्द से कहता है कोई बात नहीं। अब बाद में कैनकी किमी से पूछता है कि तुम तो एक इंसान हो, फिर एक घायल के साथ क्यों रहती हो? किमी कहती है क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। कैनकी कहता है लेकिन वो तो एक घोल है, वो लोगों को मारता है, क्या तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता? किमी कहती है ये उसकी मजबूरी है, वो ऐसा नहीं करेगा तो वो खुद मर जाएगा। ये कहकर किमी रोने लगती है कि प्लीज निशिके को बचा लो। तब कैनकी कहता है ठीक है, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। अब किमी वहाँ से जाने लगती है। तभी सुकियामा आकर किमी को पीछे से पकड़ लेता है। वहीं कैनकी जब घर आता है तब उसे एक नोट मिलता है जिसे सुकियामा ने ही भेजा था कि कैसे हो कैनकी, वो लड़की अब मेरे कब्जे में है जिससे तुम पार्क में बात कर रहे थे, अगर उसे छुड़ाना चाहते हो तो मेरे पास आओ। तभी कैनकी के घर निशिके भी आ जाता है कि किमी अब तक घर नहीं लौटी, वो कहाँ है? तब वो नोट देखता है जो देख वो बहुत गुस्सा हो जाता है। कैनकी उसे रुकने को कहता है लेकिन निशिके उसकी बात नहीं सुनता और किमी को बचाने कैनकी के साथ चर्च आ जाता है, जहाँ सुकियामा कैनकी का इंतजार कर रहा था और वहाँ किमी भी चर्च में बेहोश पड़ी थी। सुकियामा कहता है तो आखिर तुम आ ही गए कैनकी, लेकिन मैंने किसी और को तो नहीं बुलाया था। तब निशिके सुकियामा को गाली देने लगता है कि छोड़ दे कमीने किमी को, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। सुकियामा कहता है अगर इस लड़की को बचाना चाहते हो तो मुझे कैनकी चाहिए, जब से मैंने तुम्हारा ब्लड स्मेल किया है तब से मैं पागल हो गया हूँ कैनकी। ये कहते हुए वो पलक झपकते ही कैनकी के सामने आ जाता है और निशिके को एक ही पंच मार कर दूर फेंक देता है। तब कैनकी भी सुकियामा पर हमला करने लगता है, लेकिन सुकियामा उसके सभी हमले को आसानी से डॉज कर देता है और कैनकी को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी सुकियामा पे कोई अचानक से हमला करता है और ये होती है टोका। टोका कहती है ये हमला कैसा लगा सुकियामा? सुकियामा कहता है तो तुम भी यहाँ आ गई बदतमीज लड़की, और ये कहता वो अपना चेहरा साफ करता है, जो देख कैनकी शॉक हो जाता है क्योंकि सुकियामा पलक झपकते ही खुद को हील कर लेता है, जो कि आम घोल्स नहीं कर पाते। अब टोका और कैनकी सुकियामा पर हमला करने लगते हैं। तब सुकियामा कहता है बहुत हुआ ये खेल, अब मैं दिखाता हूँ कि असली
ताकत क्या होती है। अब जैसे वो दोनों हमला करने जाते हैं, सुकियामा अपने पैर और लात से उन दोनों का वार रोक देता है और कैनकी का हाथ तोड़ देता है। अब कैनकी बुरी तरह दर्द से चिल्लाने लगता है। तब सुकियामा अपना हाथ कैनकी के आर पार कर देता है और उसका ब्लड टेस्ट करते हुए कहता है, कमाल है, ऐसा टेस्ट तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया। जैसे मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। तभी पीछे से टोका उसे मारने जाती है, लेकिन सुकियामा अपना कागुने निकालकर टोका की बॉडी के आर पार कर देता है और कहता है, पता है ये कागुने एक इंजन की तरह होता है जिसे ब्लड चाहिए। ये कहता हुआ वो किमी की ओर जाने लगता है। तो कैनकी चिल्लाकर कहता है कि तुम तो मुझे खाना चाहते थे, तो आखिर किमी को क्यों मारना चाहते हो। सुकियामा कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है बच्चे, इसे खाने के बाद मैं तुम्हें भी खाने वाला हूँ। तभी वो देखता है कि किमी के कंधे पर किसी के काटने का निशान है। अब तब हमें निस्के का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ निस्के बहुत डरा हुआ था। उसकी बहन कहती है, कोई बात नहीं, जैसे इंसान एनिमल को खाते हैं वैसे हम भी हैं। निस्के कहता है, लेकिन मैं किसी को मार नहीं सकता। उसकी बहन कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें किसी को नहीं मारना। अब ऐसे ही टाइम बीतता गया और वो दोनों बड़े हो जाते हैं, जहाँ एक दिन निस्के अपनी बहन को एक लड़की के साथ देखता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। अब इसके कुछ दिनों बाद ही निस्के की बहन रोड पर गिरी हुई मिलती है, जहाँ निस्के बहुत रो रहा होता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ शीश, मैं अकेले जीकर क्या करूंगा। तब उसकी बहन कहती है, तुम्हें जीना होगा निस्के। ये कहकर वो मर जाती है और तब से निस्के बिल्कुल बदल जाता है और अपने बहन के कातिल को ढूंढकर उसे जान से मार देता है। और अब वो पहले की तरह किसी पर भरोसा नहीं करता। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात किमी से होती है, जो औरों से बिल्कुल अलग थी। इसीलिए किमी और निस्के बहुत क्लोज हो जाते हैं। तब एक दिन निस्के पूछता है कि क्या तुम अकेली रहती हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं? तब किमी कोई जवाब नहीं देती। लेकिन जिस दिन कैनकी ने निस्के को बहुत मारा था, उस दिन निस्के बुरी तरह घायल होकर घर पहुंचता है और खुद को हील करने के लिए भूख से तड़प रहा होता है, जो देख किमी से रहा नहीं जाता और वो निस्के को अपना फ्लैश खाने को देती है। तो निस्के भूख से उस पर टूट पड़ता है। तब किमी कहती है, तुमने पूछा था ना कि मेरी फैमिली कहाँ है। मेरी पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया और तब से मैं एक जिंदा लाश की तरह जी रही थी, लेकिन फिर मेरी लाइफ में तुम आए, जिसने मुझे इतनी खुशी दी कि मैं अपने सारे गम भूल गई। अब ये सुनते ही निस्के को होश आ जाता है और वो वहीं रुक जाता है। अब प्रेजेंट में निस्के सुकियामा पर हमला कर देता है, लेकिन सुकियामा अपने कागुने से निस्के की बॉडी के आर पार कर देता है। निस्के दर्द से बहुत चिल्लाता है, लेकिन फिर भी वो उसे किमी के पास जाने से बार बार रोकता है। लेकिन सुकियामा उसे बहुत बेरहमी से मारने लगता है। निस्के कहता है, किमी को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। सुकियामा कहता है, जैसा तुम कहो। वहीं कैनकी और टोका भी बहुत कमजोर हो गए थे। तब कैनकी एक प्लान बनाता है और सुकियामा को चिल्लाकर बुलाता है। टोका कहती है, तुम सच में ये करना चाहते हो? तो कैनकी हाँ में सिर हिलाता है। तब टोका कैनकी के कंधे पर काट लेती है, जो देख सुकियामा तो पागल होने लगता है और टोका पर जोरदार हमला करता है। लेकिन टोका एक ही झटके में अपने कागुने से उसका वार रोक देती है, क्योंकि उसने वन आई घोल का फ्लैश खाया, इसलिए उसका कागुने और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो पूरी ताकत से सुकियामा पर हमला कर देती है, जिससे सुकियामा बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो पागलों की तरह हंसने लगता है और खुद को हील करते हुए कहता है, अब तुमने मेरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अब तो मुझे फ्लैश खाना ही होगा। ये कहता वो तेजी से किमी की ओर बढ़ता है, लेकिन बीच में ही उसे निस्के पकड़ लेता है। सुकियामा निस्के को बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन निस्के उसे नहीं छोड़ता। इतने में टोका अपने कागुने से सुकियामा का हाथ काट कर फेंक देती है, लेकिन सुकियामा अब भी पागलों की तरह हरकतें करता है कि प्लीज कैनकी, प्लीज मुझे एक बार अपना फ्लैश दे दो। भाई पागल हो गया ये पूरा। तब टोका उसे पीछे से मार के उसे खत्म कर देती है। वहीं अब तक किमी को भी होश आ गया था। तब टोका निस्के से कहती है कि मेरे सामने से हट जाओ, इस लड़की को बहुत कुछ पता चल गया है हमारे बारे में, जो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, इसीलिए इसे मरना होगा। तब कैनकी टोका को रोकने लगता है कि तुम किमी को नहीं मार सकती, तुम भी तो अपनी दोस्त यूरिको के साथ रहती हो, जो एक इंसान है, तो तुमने उसे क्यों नहीं मारा। ये सुन टोका गुस्से में चिल्ला पड़ती है और किमी के ऊपर कागुने से वार करती है, लेकिन बीच में निस्के आकर उसे बचा लेता है। तब किमी कहती है, निस्के तुम ठीक तो हो ना। अब जैसे उसकी आंखों की पट्टी खुलती है तो उसके सामने टोका होती है, जिसे देख वो कहती है कि तुम कितनी प्रिटी हो। अब ये सुन टोका घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं किमी निस्के को इतना घायल देख बहुत रोने लगती है कि प्लीज निस्के उठ जाओ। वहीं टोका तो बहुत उदास होती है कि आखिर मैं प्रिटी कैसे हो सकती हूँ। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूसिमुरा के कहने पर निस्के भी अब कैफे में काम करने लगा है, जिसे देख हिदोशी तो शौक हो जाता है कि निस्के तुम भी यहाँ काम करने लगे। तभी हिनामी रोने लगती है कि मॉम मैं डैड से कब मिलूंगी, मुझे उनकी याद आ रही है। ये कहते वो वहाँ से भाग जाती है। तब कैनकी हिनामी से बात करने जाता है, पर हिनामी गेट ही नहीं खोलती। तब बाद में हिनामी की मॉम बताती है कि हिनामी जिद करने लगी है कि उसे उसके डैड से मिलना है, इसीलिए वो इतना गुस्सा है। कैनकी कहता है तो बुरा ही क्या है मिलने से, अगर उसके डैड रहते कहाँ हैं। तब हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि हिनामी का फादर है। तभी उसके पास वही बंदा आता है जिसका नाम जैसन है। तब डॉक्टर कहता है, लो मैंने तुम्हारा हथियार बना दिया है और इसे लो और यहाँ से जाओ। लेकिन जैसन कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है डॉक्टर, अपनी फैमिली
से नहीं मिलवाओगे? डॉक्टर कहता है प्लीज मुझे शांति से जीने दो, यहाँ से चले जाओ। जैसन कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो वहाँ से जाता नहीं और पीछे मुड़कर उसी हथियार से डॉक्टर पर हमला कर देता है। वहीं इधर हिनामी की मॉम कैनकी को सब कुछ बताने लगती हैं कि उसके हस्बैंड पहले 13 वॉट के एक डेंजरस बिजनेस में शामिल थे, लेकिन हिनामी के जन्म के बाद उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए। वहीं इधर जैसन उस डॉक्टर को बहुत मारता है। तभी उस घर के बाहर एमन और मैडा भी आ जाते हैं। एमन कहता है ये तो 13 वॉट का एस रैंक जैसन है, आखिर ये 12 वॉट में क्या कर रहा है। तब मैडा और एमन जैसन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसन काफी पावरफुल होता है, वो एमन को एक लात में ही दूर फेंक देता है। तब मैडा अपने कागुने हथियार से जैसन को पकड़ लेता है। दरअसल ये हथियार खाउल्स के कागुने की पावर से बनाए जाते हैं, इसीलिए इसमें कागुने जितनी पावर्स होती हैं। तभी जैसन अपने हथियार से मैडा का कागुने तोड़ देता है और कहता है बस बहुत हुआ, अगली बार पूरी कोशिश करना। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। तब मैडा डॉक्टर के पास जाकर कहता है आखिर इस कीड़े का क्या करें, इसे तो मर जाना चाहिए। तब हिनामी का डैड खुद को बचाने के लिए अपना कागुने निकालता है, लेकिन इतने में मैडा अपने हथियार से उसे जान से मार देता है। वहीं हम मिस रियोको को देखते हैं जो हिनामी से बात करने आती हैं, लेकिन हिनामी गेट नहीं खोलती। तब उसकी मॉम कहती हैं मुझे भी उनकी बहुत याद आती है मेरी बच्ची, लेकिन वहाँ जाना हमारे लिए सही नहीं होगा, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्दी तुम्हारे डैड से तुम्हें मिलवाऊंगी। अब ये सुन हिनामी गेट खोल देती है। तब रियोको कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ हम जल्दी सब साथ होंगे। वो इधर कैन की टोका से मिलने आता है, लेकिन टोका गेट ही नहीं खोलती। जब से वो हादसा हुआ तब से टोका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। कैन की कहता है कल तुम्हारे काम करने की शिफ्ट है। टोका कहती है मैं नहीं आने वाली, मैं एक फेलियर हूँ, मैं उस लड़की तक को नहीं मार पाई। कैन की कहता है मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब से मैं घोल बना हूँ मुझे इतना समझ में आ गया कि घोल हो या इंसान हम सब में एक जैसी फीलिंग है, और मुझे माफ कर देना जो मैंने यूरिको और तुम्हारे बारे में गलत कहा। अब ये कहकर कैन की वहाँ से चला जाता है और हिनामी को आकर पढ़ाने लगता है। तभी हिनामी की मॉम वहाँ आती है। हिनामी कहती है मॉम मुझे कैन की ब्रदर ने सब कुछ पढ़ा दिया है। रियो को कहती है तो क्या तुम्हें नई बुक चाहिए? हिनामी कहती है हाँ। तब रियो को हिनामी को एक बुक स्टोर ले जाती है जहाँ वो उसके लिए एक बुक खरीदती है। हिनामी तो नई बुक देख बहुत खुश होती है। तभी रियो को देखती है कि दो लोग एक ड्राइंग को दिखाकर उन्हें ही ढूंढ रहे होते हैं, जिससे देख रियो को हिनामी को वहाँ से ले जाने लगती है। जिन्हें भागता हुआ वो दोनों एजेंट देख लेते हैं और किसी को कॉल करते हैं। अब रास्ते में हिनामी को उसके डैड की स्मेल आती है और वो खुशी से उस स्मेल की ओर भागने लगती है कि मॉम डैड यहीं हैं। रियो को उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक मैडा और एमन उसके सामने आ जाते हैं और पीछे से वो दोनों एजेंट भी उन्हें घेर लेते हैं। अब हिनामी तो बहुत डर जाती है। तब रियो को अपने कागुने से चारों ओर सील्ड बना लेती है और हिनामी से कहती है तुम्हें अब भागना होगा मेरी बच्ची। हिनामी बहुत रोने लगती है कि नहीं मॉम मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन रियो को कहती है मुझे कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी वो एजेंट गन से रियो पर शूट करने लगते हैं। तब रियो को हिनामी के लिए रास्ता बनाती है और वहाँ से भागने को कहती है। तब हिनामी रोते हुए वहाँ से गिरते पड़ते हुए भागने लगती है। इधर मैडा कहता है कितनी इमोशनल फैमिली है, कहीं मैं मरी न जाऊँ ये देखकर। वहीं उसी रास्ते से कैन की भी वहाँ से गुजर रहा था, जो हिनामी को देख लेता है कि तुम ठीक तो हो ना हिनामी, आखिर तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो। तब हिनामी रोने लगती है कि मॉम की जान खतरे में है। तब कैन की उसकी मॉम की ओर भागने लगता है। वहीं इधर मैडा कहता है तुम काबिल तारीफ हो, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा दी, लेकिन मैं घायल पे बिल्कुल रहम नहीं करता। ये कहता हुआ वो डॉक्टर का कागुने निकालता है, जिसे देख मिस रियो को रोने लगती है कि ये तो उसके पति का कागुने है, यानी वो मर चुके हैं। तभी वहाँ हिनामी भी पहुंच जाती है, लेकिन कैन की उसे पकड़कर छुप जाता है। तभी मैडा कहता है क्या हुआ, अपने पति की डेथ देखकर शौक हो गई क्या, तुम्हें कुछ नहीं कहना। लेकिन मिस रियो को सिर्फ रोती रहती हैं और कुछ नहीं कहती। तब मैडा एक झटके में रियो को जान से मार देता है। वही हिनामी बहुत रोने लगती है, पर कैन की उसकी आंखें और मुंह पर हाथ रख देता है। लेकिन ये मंजर देखकर कैन की खुद भी काफी डर गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम यूशिमुरा के कैफे को देखते हैं, जहाँ कैन की, टोका और बाकी के गर्ल्स मौजूद होते हैं। अब टोका को जैसे ही पता चलता है कि हिनामी की पूरी फैमिली मर चुकी है, तब टोका बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है हिनामी कहाँ है। यूशिमुरा कहते हैं मैंने उसे सुला दिया है। टोका कहती है हम कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, वो इन्वेस्टिगेटर हमारे सभी साथियों को मारे जा रहे हैं बिना किसी वजह के, आखिर हम सब साथ में उनका मिलकर सामना क्यों नहीं करते। तब यूमो कहता है अगर हम 20 वाट के इन्वेस्टिगेटर मार भी दे तो उनकी जगह कोई और ले लेगा और ये खूनी खेल ऐसे ही चलता रहेगा। यूशिमुरा कहते हैं यूमो ठीक कह रहा है, हमें उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। टोका कहती है हम में से एक मर गया फिर भी आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। तब कैनकी कहता है ये सब मेरी गलती है, अगर मेरी जगह टोका होती तो शायद मिस रियो को बच जाती। यूशिमुरा कहते हैं तुम खुद को दोष मत दो, लेकिन बाद में कैनकी बहुत दुखी होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया। वहीं मैडा, एमन और उन दोनों एजेंट को देखते हैं जो कि मीटिंग कर रहे थे कि अब हमें 11th वार्ड के कीड़ों को ढूंढना चाहिए। मैडा कहता है कि एक बार बस छोटी मछली मिल जाए फिर हम बड़ी मछली तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं एमन उन एजेंट्स के साथ बिल्डिंग से बाहर आता है जहाँ टोका पहले ही उन पर नजर रखे हुए थी। अब एमन उन दोनों के साथ लंच पे आता है, जिसमें से एक एजेंट कहता है सर आप तो एकेडमी से हो ना, आखिर वहाँ क्या सिखाया
जाता है। एमन कहता है जो भी घाउल्स के बारे में पता होता है सब कुछ। एजेंट कहता है वैसे क्या वहाँ पे कोई लड़की भी होती है? एमन कहता है हाँ, मेरे बैच में 2 लड़कियां थी, लेकिन मिशन के दौरान वो दोनों मारी गई। तब एजेंट सॉरी कहता है। अब एमन भी वहाँ से चला जाता है। तब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एक सुनसान इलाके में पहुँचते हैं वैसे ही टोका एक पर हमला करके उसे जान से मार देती है, जो देख दूसरा बंदा बहुत डर जाता है। अब टोका जैसे उस पर हमला करने जाती है तभी बीच में एमन आकर उसे बचा लेता है। तब टोका एमन पर ही हमला कर देती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है। अब जैसे वो एमन को मारने जाती है इतने में बीच में मैडा आकर एमन को बचा लेता है और कहता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है ना, अपना हथियार लाना भूल गए। फिर वो अपने हथियार से टोका पर हमला कर देता है कि तुम जरूर उस औरत की साथी होगी जिसे मैंने कल मार दिया। क्या तुम जानना चाहोगी कि कल मैंने उसे कितनी बुरी तरह मारा था? वो तो कमजोर और दुखी थी, लेकिन मैंने उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। अब ये सब कहकर वो टोका को भड़काने लगता है। तब टोका गुस्से में उस पर पूरी ताकत से हमला करती है, लेकिन मैडा बड़ी आसानी से उसके सारे हमले डॉज कर रहा होता है और अपने हथियार से उसके कागुने की वार को भी रोक देता है। अब टोका काफी थक जाती है। तब मौका मिलते ही मैडा अपने हथियार से टोका पर हमला कर देता है, जिससे उसके हाथ पे कट लग जाता है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं इधर कैन की हिनामी की देखभाल कर रहा था, तभी उसे किसी की गिरने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे वो कमरे में आता है तो वहाँ टोका दिखती है जो काफी घायल थी। कैनकी कहता है टोका ये सब कैसे हुआ? तभी वहाँ यूसीमुरा आ जाते हैं और कहते हैं आखिर तुमने उन लोगों को दुश्मन बना ही लिया। कैनकी कहता है हमें टोका का इलाज करना होगा, उसका काफी खून बह रहा है। लेकिन यूसीमुरा मना कर देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं होगा, इसने खुद दुश्मनी ली है, इसकी जिम्मेदारी से खुद ही लेनी होगी। अगर ये मर भी जाती है तो अब किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सुनते ही टोका गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। तभी कैनकी भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन यूसीमुरा उसे रोक देते हैं कि तुम नहीं जा सकते। तब कैनकी कहता है मैं जानता हूँ आप सबको बचाना चाहते हैं, लेकिन इस बार आप सही हैं या टोका ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। ये कहता हुआ कैनकी वहाँ से चला जाता है। वह टोका एक किनारे छुपी हुई होती है। तभी कैनकी उसके लिए फर्स्ट एड लाता है कि लाओ मैं तुम्हारी पट्टी कर दूं। लेकिन टोका गुस्से में उसे कैन फेंक के मारती है कि चले जाओ यहाँ से, मैं नफरत करती हूँ तुम इंसान से। कैनकी कहता है तुम अकेली वहाँ क्यों गई? टोका कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मुझ जैसी कातिल मर जाती, लेकिन जब मिस्रियों को जैसी घायल को बिना किसी वजह के मार दिया गया ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तब कैनकी को रियलाइज होता है कि टोका अपनी जगह सही कह रही है। तब वो कहता है मैं किसी को मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वहीं इधर डव हेडक्वार्टर में देखते हैं जहां सभी उस एजेंट के मरने का शोक मना रहे थे। वहीं एमन तो काफी दुखी था। तभी मैडा उसके पास आता है कि उस बेवकूफ के बारे में मत सोचो, वो अपनी हरकतों की वजह से मारा गया। जब तुम भी मरोगे तो लोग ऐसे ही तुम्हारा शोक भी मनाएंगे। फिर वो एमन के कान में कहता है कि 11th वार्ड में कुछ बड़ा होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हेल्प करो, इसलिए जल्दी से 20 वार्ड के कचरे को साफ करो और आगे बढ़ो। वहीं टोका को देखते हैं जो कैनकी को नाले के पास लाती है। कैनकी कहता है हम यहाँ क्यों आए हैं? टोका कहती है कि अब क्या हुआ, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। वहीं इधर मैडा के पास हेड ऑफिस से कोई कॉल करता है कि हमें टिप मिली है कि नंबर 745 की जगह पर कुछ लोगों को देखा गया है। वहीं इधर एमन एक्सरसाइज कर रहा होता है जो बहुत गुस्से में लग रहा था, क्योंकि उसके दोस्त के मरने से उसका परिवार अकेला रह गया, इसलिए वो घाउल्स पर बहुत गुस्सा था। वहीं अब मैडा भी समझ गया था कि उस खरगोश वाली लड़की यानी टोका का उस 745 जगह से जरूर कोई कनेक्शन है, इसीलिए वो स्माइल करने लगता है। भाई कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में। वहीं अब हम हिनामी को देखते हैं जिसे उसकी मॉम की स्मेल आने लगती है। वहीं जब टोका हिनामी से मिलने आती है तो देखती है वो वहाँ से गायब है, जो देख वो बहुत डर जाती है और टोका और कैन की हिनामी को हर जगह ढूंढने लगते हैं। वहीं हिनामी स्मेल करते हुए उसी नाले के पास आ जाती है जहाँ उसकी मॉम का बैग रखा हुआ था। ये देख हिनामी जोर से चिल्ला पड़ती है, जिसे सुन कैन की उसकी ओर भागने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एमन टोका का पीछा कर रहा है, इसलिए वो मास्क लगाकर एमन के सामने आ जाता है। एमन कहता है कौन हो तुम, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे। कैनकी कहता है तुम आगे नहीं जा सकते। वहीं इधर टोका हिनामी तक पहुंच जाती है जहां वो अपनी मॉम का बैग लेकर हिनामी बहुत रो रही थी। हिनामी कहती है खाउल्स को जिंदा नहीं रहना चाहिए, प्लीज मुझे भी वहां भेज दो जहां मेरी मम्मा है, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। ये कहकर हिनामी बहुत रोने लगती है। तब टोका उसे हक कर लेती है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है जो कि मैडा होता है। क्या बदमाश है भैया? मैडा कहता है मुझे फंसाने की अच्छी चाल थी, लेकिन इसमें तुम ही फंस गई मिस रैबिट। और हाँ, मेरा तोहफा कैसा लगा बच्ची, क्या तुम्हें पसंद आया? टोका गुस्से में कहती है चुप कर घटिया इंसान। ये कहकर वो अपना कागुने एक्टिवेट कर लेती है। वो इधर कैनकी और एमन के बीच फाइट चल रही थी जिसमें एमन कैनकी को पीट रहा होता है, लेकिन फिर भी कैनकी एमन को आगे नहीं जाने देता। तब एमन कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहकर वो अपना हथियार निकालता है और कैनकी पर हमला कर देता है। वह इधर मैडा हिनामी के फादर के कागुने से टोका पर बार बार हमला करता है और कहता है तो उस छोटी मछली से
से भी बड़ी मछली है, लेकिन मेरे लिए तू एक मच्छर है, मैं तुझे मसल के रख दूंगा। तभी उसका हथियार फंस जाता है। टोका कहती है तू यहाँ अपना हथियार सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कहकर वो मैडा को उठाकर पटक देती है। वहीं इधर कैन की बुरी तरह पिट रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता। एमन कहता है तुम जैसे घावल मासूम इंसानों को मारते हैं, उन्हें निगल जाते हैं, तुम जैसे जानवरों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। क्या तुझे उनका दर्द महसूस नहीं होता? बता मुझे। रैबिट ने मेरे एक दोस्त को मार दिया, आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी? बस इतने कि वो एक इन्वेस्टिगेटर था, उसने क्या गलत किया था बता मुझे। वहीं इधर टोका भी मैडा से यही सवाल कर रही थी, क्या कि रियोको की क्या गलती थी कि बिना वजह के तूने उसे मार दिया? पता है कैसा लगता है जब किसी के सामने किसी को कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया जाए। इस पर मैडा हंसने लगता है। तब टोका गुस्से में उसे जान से मारने जाती है, लेकिन तभी वो हिनामी की मॉम का कागुने निकाल लेता है और टोका पर हमला कर देता है और हिनामी से कहता है देखा ना बच्ची, ये क्या है? ये तेरी प्यारी मॉम है। अब ये देख, हिनामी तो बहुत डर जाती है और खूब रोने चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर भी मैडा उसकी मॉम और डैड की याद दिलाने लगता है कि ये हथियार तेरे मॉम और डैड के कागुने से बना है। ये कहकर खूब हंसने लगता है। भाई कितना बुरा ये। तभी गुस्से में टोका फिर से उस पर वार करती है, लेकिन मैडा उसके वार को इजीली रोक देता है और कागुने उसके पेट के आर पार कर देता है। अब टोका को बहुत दर्द होता है पर वो कुछ नहीं कर पाती। वही इधर कैनकी को एमन बार बार पीटता है, लेकिन कैनकी फिर भी खड़ा हो जाता है। तब गुस्से में एमन उसे बहुत जोर से मारता है, जिससे कैनकी बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका पैर पकड़ लेता है। तब एमन गुस्से में कहता है अब बहुत हुआ और उसका हाथ तोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तब कैनकी कहता है तुमने मुझे मजबूर कर दिया, और फिर वो रीजे का नाम लेता है। तभी वो एक घाव में बदल जाता है और सीधा आकर एमन के कंधे पर काट लेता है। अब ब्लड मिलते ही वो भूख से पागल होने लगता है और उसका कागुने भी एक्टिवेट हो जाता है। एमन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैनकी उसका हथियार तोड़कर फेंक देता है। तभी कैनकी भूख से अनकंट्रोल होने लगता है और कहता है भाग जाओ यहाँ से। एमन कहता है मैं तुझ जैसे घायल से नहीं भागने वाला। कैनकी चिल्लाकर कहता है प्लीज मुझे कातिल मत बनाओ, इससे पहले कि देर हो जाए यहाँ से भाग जाओ वरना मारे जाओगे। ये कहकर वो खुद को रोक नहीं पाता और एमन पर हमला कर देता है। वहीं इधर मैडा हिनामी को पकड़ लेता है। तब टोका कहती है क्या तब भी तू यही कहता अगर तू एक घायल होता? हम भी तुम्हारी तरह जीना चाहते हैं बिना किसी को चोट पहुंचाए, इसमें गलत क्या है? मैडा कहता है बहुत हुई तेरी बकवास, और हिनामी को टोका की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी अचानक से मैडा का कोई हाथ काट देता है और ये होती है हिनामी जो घायल में बदल जाती है और उसका कागुने एक्टिवेट हो जाता है, जो इतना गुस्से में थी कि मैडा पर लगातार हमला करने लगती है। लेकिन मैडा अब भी पागलों की तरह हंसे जा रहा था और हिनामी पर अपने हथियार से हमला करता है, पर हिनामी मैडा को खींचकर उसके 2 टुकड़े कर देती है और बहुत रोने लगती है कि मुझे मॉम और डैड चाहिए, मुझे उनकी याद आ रही है। तभी मैडा घिसड़ते हुए उसके पास आने लगता है कि तुम कीड़ों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, अभी तो मुझे उस एक आई वाले घोल को मारना है। ये कहकर वो खुद मर जाता है। वहीं इधर एमन बहुत डरा हुआ और कंफ्यूज था कि उस घावल ने मुझे मारा क्यों नहीं और वो रो क्यों रहा था। वहीं इधर कैनकी अनकंट्रोल हो रहा था, रीजे उस पर पूरी तरह हावी होने लगी थी। अब कैनकी भूख से तड़पने लगता है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जिस पर बिना सोचे समझे वो हमला कर देता है और ये होता है यूमो, जो कैनकी से कहता है अब घर चलो कैनकी, और उसे गोश्त का पैकेट देता है। वह इधर टोका मैडा का जब ग्लव्स उतारती है तो उसका हाथ देखकर पता नहीं क्यों बहुत डर जाती है। तभी वहाँ कैनकी और यूमो भी आ जाते हैं जो उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगते हैं। अब बाद में एमन उसी जगह पर आता है जहाँ वो मैडा को मारा हुआ देख बहुत चिल्लाने लगता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैनकी आज हिनामी को काफी दिनों बाद इतना खुश देखता है, क्योंकि अपने मॉम और डैड को खोने के बाद हिनामी हमेशा रोती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को अब काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया है। लेकिन अब भी उसे अपने मॉम और डैड की बहुत याद आती है। वहीं टोका और निस्के की तो बिल्कुल नहीं बनती और वो दोनों कैफे में हमेशा लड़ते ही रहते हैं। अब हम एमन को देखते हैं जो मैडा की कब्र पे आया था और सोचता है कि काश मैं उस दिन वहाँ पहुँच गया होता तो शायद मैडा आज जिंदा होता। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिस पर एमन ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं शाम को कैन की इतोरी की बार में आता है जहाँ वो उसे सारी बात बताता है। तभी तोरी उसे टीज करने लगती है कि क्या बात है, बारिश में तो घोल कमजोर हो जाते हैं लेकिन फिर भी तुमने यूमो को मारा। कैनकी कहता है अरे नहीं नहीं, इतोरी कहती है शर्माओ मत, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। तब कैनकी बताता है कि उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे रीजे मुझे कंट्रोल कर रही हो। तभी तोरी कहती है मैं सच बताऊं तो मैं रीजे के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन वो किसी मिस्ट्री से कम नहीं थी। वो अचानक से एक दिन यहाँ आ गई और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ से आई थी, लेकिन हाँ उसने मुझे एक बार बताया था कि वो 11th वार्ड से आई है। अब कैनकी वहाँ से जाने लगता है तभी रास्ते में उससे एक लड़का टकराता है और ये लड़की जैसे क्यों दिख रहा है भाई। अब वो कैनकी से काफी प्यार से बात करता है कि क्या बात है एक आंख वाले लड़के। दरअसल ये लड़का एक पॉकेट चोर होता है जो कैनकी का पर्स चुरा लेता है, लेकिन बाद में खुद ही पछताने लगता है कि भाई ये तो मुझसे भी कंगाल है, इसमें तो सिर्फ चिल्लरी है। वहीं अगले दिन कैनकी अपने दोस्त से कहता है कि कल एक लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो ये दोस्त कहता है तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? कैनकी कहता कोई बात नहीं, वैसे भी उसमें कुछ नहीं था। तभी टीवी पे एक न्यूज आ रही थी कि पिछले हादसे के बाद अब
सीसीजी हेडक्वार्टर में नया बदलाव किया गया है और सारे क्रिमिनल्स घायल पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए 11th और 20 वार्ड में अब इन्वेस्टिगेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब ये सुन कैन की घबरा जाता है। तब हिदोशी भी घायल्स के बारे में बात करने लगता है कि मुझे लगता है कि इन घायल्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सीसीजी के खिलाफ है। अब ये सुन कैन की घबरा जाता है कि हिदोशी को इतना सब कैसे पता। वो हिदोशी से कहता है तुम्हें घायल्स के बारे में इतना सब कैसे पता। तब हिदोशी नाटक करने लगता है कि मुझे तो बस इस बुक से पता चला है। लेकिन जब हिदोशी बाहर आता है तब उसे देख के लगता है कि जैसे वो घायल्स के बारे में काफी कुछ जानता है। वहीं एमन को देखते हैं जिसे सीसीजी के चेयरमैन से मिलने के लिए बुलाते हैं और एमन को स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल कर लेते हैं और उसे घायल्स की इन्वेस्टिगेट करने का नया मिशन देते हैं। वहीं इधर हम टोका को देखते हैं जो काफी सैड लग रही थी और वो मैडा के बारे में सोच रही होती है कि उसकी भी एक फैमिली होगी। तभी वहाँ कैनकी टोका से मिलने आता है। तब टोका कैनकी से कहती है कि हर किसी की फैमिली होती है ना। फिर वो अपने बचपन के बारे में बताने लगती है जहाँ उसका छोटा भाई अयातो भी होता है। टोका शुरू से ही काफी ब्रेव होती है लेकिन उसका भाई एक नंबर का फट्टू होता है। तब उसका डैड कहते हैं टोका तुम एक टॉम बॉय की तरह हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। अयातो कहता है तो फिर मैं किसकी तरह हूँ। उसका डैड कहते हैं तुम मेरी तरह हो, मुझे भी कीड़ों से बहुत डर लगता था। फिर वो टोका से कहते हैं टोका तुम अयातो की बड़ी बहन हो तो अयातो का ध्यान रखना, ठीक है। अब टोका कैनकी से कहती है वैसे मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में कभी नहीं पूछा, आखिर तुम्हारी फैमिली कैसी थी। कैनकी कहता है मेरे डैड बचपन में ही इस दुनिया से चले गए और मॉम भी इस दुनिया से चल बसी जब मैं ग्रेड स्कूल में था। तब टोका कैनकी से सॉरी कहती है। तभी वहाँ हिनामी भी आ जाती है। कैनकी कहता है क्या बात है हिनामी, तुमने अपने बाल कटवा लिए। हिनामी कहती है ये तो टोका ने काटे हैं। तो कैनकी टोका की तारीफ करने लगता है कि तुम तो काफी टैलेंटेड हो। तभी पैरेट चिल्लाने लगता है कि क्या बकवास बाल काटती है ये, मेरे मत काट दियो। तब टोका उस पर गुस्सा हो जाती है कि गया बेटे तू तो। वही हिदोशी को देखते हैं जो मस्त कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। तभी वहाँ जैसन आता है। उसके साथ वाला बंदा कहता है कि तुम तो रीजे से पहले मिल चुके हो। जैसन कहता है अगर इस बार रीजे मेरे हाथ लगी तो बच नहीं पाएगी। अब ये सुन हिदोशी शौक होता है कि ये कौन लोग हैं। वहीं 20 वार्ड में कुछ लोगों को देखते हैं जिसमें से एक बंदा कहता है यहाँ एक कॉफी शॉप है जिसे एक बूढ़ा घायल चलाता है। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ रीजे आया करती थी। वहीं इधर 11th वार्ड में देखते हैं जहाँ कुछ घायल मिलकर कुछ इन्वेस्टिगेटर को मार देते हैं और ये घायल होता है टोका का भाई अयातो जो कहता है हमें हर हाल में रीजे को ढूंढना होगा। तो चलो 20 वार्ड में। दूसरा घायल कहता है वो तो वही जगह है ना जहाँ आप बड़े हुए थे। अयातो कहता है वो जगह बकवास है, वहाँ सिर्फ ह्यूमन लविंग घोल ही रहते हैं लेकिन वहाँ मेरी एक फैमिली भी है। अब हमें 11th वार्ड के सीसीजी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ कुछ घायल्स ने मिलकर हमला कर दिया था और सभी इन्वेस्टिगेटर को बुरी तरह मार रहे होते हैं। तब डर के मारे एक इन्वेस्टिगेटर हेडक्वार्टर में कॉल करता है कि 11th वार्ड के घायल्स ने पूरी बिल्डिंग्स में हमला कर दिया है। अब ये कहते ही उसे भी कोई मार देता है। अब ये सुन पूरे हेडक्वार्टर में हड़कंप मच जाता है कि 11th वार्ड में चल क्या रहा है। वही इधर यूशिमुरा के कैफे में देखते हैं जहाँ वही बंदा आकर कैनकी को पकड़कर धमकाने लगता है कि तुम्हारा मैनेजर कहाँ है, मुझे उससे भी बात करनी है। और इस बंदे का नाम होता है बोंजो। तब टोका कहती है छोड़ दो उसे, अगर तुम्हें मैनेजर के बारे में जानना है तो पहले कॉफी ऑर्डर करनी होगी। तो बोंजो गुस्से में कॉफी ऑर्डर करता है कि क्या बकवास है ये। फिर वो बताता है कि मैं रीजू को ढूंढने यहाँ आया हूँ। वो जब से 11th वार्ड छोड़कर गई है तब से उसका कोई पता नहीं लेकिन उसे कॉफी काफी पसंद थी। तभी वो स्मेल करता है कि रीजे की स्मेल तो कैनकी से आ रही है। तो वो कैनकी पर गुस्सा करने लगता है कि कमीने कहीं के तू रीजे को डेट कर रहा है और उसके बारे में उल्टा पुल्टा सोचने लगता है कि भाई एक बच्चा कैसे बाजी मार गया। कैनकी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। लेकिन बोंजो गुस्से में उसे मारने लगता है लेकिन उसके सर से टकरा कर खुद ही गिरकर बेहोश हो जाता है। क्या गुंडा बने करे तू। वहीं सीसीजी हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ सबको पता चलता है कि घायल्स की बड़ी फौज ने 11th वार्ड की डफ्स बिल्डिंग पर हमला कर दिया है और सारे इन्वेस्टिगेटर मारे जा चुके हैं। इसलिए वो 11th वार्ड को कंट्रोल करने के लिए सारे स्पेशल लीडर को इकट्ठा करते हैं। वहीं इधर बोंजो को जब होश आता है तो कैनकी से कहता है तुम जितना दिखते हो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, शायद इसीलिए रीजे ने तुम्हें पसंद किया। कैनकी कहता है अरे नहीं भाई तू अब भी गलत समझ रहा है मुझे। लेकिन कैनकी उसे सच नहीं बताता कि रीजे मर चुकी है। वो कहता है रीजे यहाँ से चली गई है। तब बोंजो कैनकी से कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे, अगर रीजे वापस आए तो उससे कहना वो यहाँ से भाग जाए। जो सुन कैनकी कंफ्यूज हो जाता है। तब बोंजो बताता है कि कुछ महीने पहले कुछ अबंडन घोल अचानक से 11th वार्ड में आ गए और सभी इन्वेस्टिगेटर को मारकर 11th वार्ड अपने कब्जे में ले लिया और अब वो पता नहीं क्यों लेकिन रीजे को ढूंढ रहे हैं जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम रीजे को जानते हो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। तभी छत से आया तो ये सब सुन रहा होता है जो कांच तोड़ता हुआ कैफे में आ जाता है और बोंजो को खींच के लात मारता है कि मैंने तुझे एक काम दिया था वो भी तू ढंग से नहीं कर पाया, क्या तू भूल गया पिछली बार का सबक। तब टोका अयातो के पास आती है। अयातो कहता है कैसी हो शीश, बहुत दिन बाद हम मिले। टोका कहती है मुझे अपनी बहन मत कहो, तुम जैसा खूनी मेरा भाई नहीं हो सकता। तभी वहाँ एस रैंक जैसन आता है कि बातें खत्म हो गई तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वहीं सड़क पे हम उस पॉकेट चोर को देखते हैं जो पुलिस की गाड़ी देखकर कहता है लगता है कुछ बड़ा होने वाला है।
वहीं हेडक्वार्टर में चेयरमैन मैडोना सबको बताता है कि ये अबेंडन घोल एल्गिटी ट्री के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें करीब 200 घावल हैं जो हम इंसानों पर कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। सभी ह्यूमन को तुरंत इलान वार्ड से इवैक्यूएट करवाओ, फिर हम पूरी ताकत से उन घावल पर हमला करेंगे, चाहे इसमें हमारी जानी चली जाए, लेकिन हम जीत कर ही रहेंगे। तभी बीच में वो पॉकेट चोर आ जाता है जो चेयरमैन के लेक्चर की ऐसी तैसी कर देता है और कहता है सॉरी भाई लेट आने के लिए, वैसे मेरा नाम सुजुया है तो माफ कर देना मुझे लेट के लिए। वहीं मैडोना और बाकी सीनियर तो शॉक हो जाते हैं किसे अभी आना था। वहीं इधर कैफे में देखते हैं आयातो कहता है जैसन तुम यहाँ कैसे आए। जैसन कहता है ये तो बहुत इजी था, मैं तो बस बोंजो को फॉलो कर रहा था। बोंजो कहता है यहाँ रीजे नहीं है, लेकिन जैसन उसे खींच के लात मारता है। तभी उसे कैनकी की स्मेल रीजे जैसी लगती है। वो कहता है ये तो रीजे की स्मेल है। वो मीको से कहता है मीको क्या ये वही है। मीको कहता है क्यों ना आप इसे किडनैप कर लो। तब टोका कैनकी को बचाने आती है, लेकिन जैसन उसे एक ही पंच में मार के दूर फेंक देता है और कैनकी को बुरी तरह पटकने लगता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। तब कैनकी की एक आई घावल की हो जाती है जो देख वो हैरान होता है ये तो वन आई घावल है और अपने का गुना कैनकी की बॉडी के आर पार कर देता है। वही टोका जब कैनकी को बचाने आती है तो आया तो बीच में आ जाता है। टोका कहती है क्या मॉम और डैड ने इसीलिए इतनी कुर्बानी दी। आया तो कहता है मॉम और डैड कमजोर थे, वो कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं इस बार इंसानों को सबक सिखा के ही रहूंगा। ये कहकर वो टोका पर जबरदस्त हमला कर देता है जिससे टोका बुरी तरह घायल हो जाती है। वहीं जैसन पागलों की तरह कैनकी का सर पटकने लगता है जिससे चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। भाई सन की एक नंबर का जैसन। अब ये मंजर देख कर बोंजो को कैनकी पर काफी तरस आता है और जैसन से कहता है अब हमें चलना चाहिए सर। अब शाम को जब यूसिमुरा और योमो कैफे में आते हैं तो वो देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि पूरे कैफे में चारों तरफ खून ही खून फैला था। तब यूसिमुरा को पता चलता है कि कैनकी को किडनैप कर लिया गया है तो वो योमो से कहता है सभी गर्ल्स को इकट्ठा करो। वही हेडक्वार्टर में मैडोना सभी को प्लान समझाता है कि उन्हें कैसे 11th वार्ड पे हमला करना है, लेकिन उससे पहले वहाँ से लोगों को निकालना होगा। फिर वो सुजुए के पास आता है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तुम कुछ ज्यादा यंग नहीं हो इन सब के लिए। ये कहता वो उसकी बेइज्जती करने लगता है, लेकिन तभी दूसरा ऑफिसर आकर मैडोना को वहाँ से ले जाता है कि कल बात कर लेना भाई से। वहीं एक ऑफिसर एमन को बताता है कि सुजुया हमारे यहाँ का 3rd क्लास इन्वेस्टिगेटर है जो 20 वार्ड में जासूसी करता है। फिर वो जैसन के बारे में बताता है कि वो कमीना एक नंबर का सनकी है जो लोगों को खाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मजे के लिए मारता है। उससे दुश्मनी करना मेरे बस की बात नहीं। वैसे तुम तो उससे लड़ चुके हो ना। एमन कहता है हाँ मैं और मैडा साथ में लड़े थे। तब एमन को कैनकी की बात याद आती है कि चले जाओ यहाँ से। अब ये याद आता ही एमन सोचता है आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोचने लगा। वो इधर हिदो से न्यूज देख रहा था और कहता है कैनकी तुम कहाँ हो, आखिर मैसेज क्यों नहीं कर रहे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। वहीं इधर टोका को देखते हैं जो काफी परेशान थी। तब हिनामी कहती है सब ठीक हो जाएगा सिस्टर, कैनकी ब्रदर को कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ यूसिमुरा आते हैं कि यहाँ सभी को आने के लिए धन्यवाद। आप सबको पता चल ही गया होगा कि कैनकी को किडनैप करके 11th वार्ड में ले जाया गया है, तो मुझे तुम सबसे डिस्कस करनी है। तो क्यों ना तुम सब कैनकी को भूल जाओ क्योंकि वो अब वापस नहीं आने वाला। इस पर निस्के चिल्ला पड़ता है कि ये आप कैसे कह सकते हैं, क्या हम उसे नहीं बचाने वाले। यूसिमुरा कहता है एल्गिटी ट्री बहुत बड़ी घोल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ मार काट कर ही जीते हैं, वहाँ से कैनकी को बचाना बहुत मुश्किल है और ऊपर से अब सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ हमला करने वाली है। अगर हम कैनकी को बचाने वहाँ गए तो हम भी मारे जा सकते हैं। तब निस्के कहता है तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। तभी टोका कहती है मैं वहाँ जा रही हूँ, अगर आप उसे नहीं बचाने वाले तो मैं अकेले वहाँ जाऊंगी। तब निस्के कहता है मैं भी साथ चलूंगा। तब हिनामी कहती है मैं भी कैनकी ब्रदर को बचाऊंगी, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब यूसिमुरा कहते हैं शायद तुम लोग मेरी बात नहीं समझ पाए, मैंने कैनकी को बचाने का पहले ही प्लान बना लिया है, लेकिन मैं तुम में से किसी की लाइफ की गारंटी नहीं ले सकता। ये कहकर वो एक आदमी को बुलाते हैं जो कि सुकियामा होता है। भाई ये बच कैसे गया। सुकियामा अब ड्रामा करने लगता है कि मेरे फेवरेट दोस्त को किसने पकड़ा, वो नहीं बचने वाला मुझसे। तब टोका गुस्सा हो जाती है कि इस खटी आदमी को किसने बुलाया और ये बच कैसे गया। सुकियामा कहता है तुमने ही तो कहा था ना कि खाना है तो अपना फ्लैश खाओ, और मैं अपना ही फ्लैश खाकर हील हो गया। यूसिमुरा कहते हैं हमें कैनकी को बचाने के लिए और लोग चाहिए, इसीलिए हमें सबकी हेल्प लेनी होगी, यही हमारी कम्युनिटी है। टोका कहती है ये लास्ट टाइम कैनकी को खाना चाहता था तो ये कैनकी को क्यों बचाएगा। यूमो कहता है इसकी चिंता मत करो, इस पर मैं नजर रखूंगा। वहीं इधर कैनकी को देखते हैं जिस पर जैसन अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता है और एक नीडल में केमिकल भरकर कैनकी की आंख में घुसा देता है, जिससे कैनकी बहुत बुरी तरह चिल्लाने तड़पने लगता है। भाई कितना बुरा ये। वहीं सीसीजी के लोगों ने 11th वार्ड के पूरे शहर को खाली करा दिया था और अब वो 11th वार्ड पर हमला करने के लिए तैयार थे। वहीं ये न्यूज हिदोशी देख रहा होता है जिससे कैनकी की काफी चिंता हो रही थी। वहीं कैनकी जैसन के रूम में बुरी तरह चिल्ला रहा होता है कि प्लीज मुझे मार दो, लेकिन जैसन कहता है तुम रिकवर होने का टाइम ले लो, मैं भी फिर से वापस आऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है। तभी वहाँ की सफाई करने बोंजो वहाँ आता है जो कैनकी से कहता है थोड़ा सब्र रखो कैनकी, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा।
अभी मेरे दो साथी यहाँ आएंगे जो तुम्हें मेरा मैसेज देंगे। कैनकी दर्द से कहता है आखिर तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो। बोंजो कहता है तुम जानते थे कि रिजे मर चुकी है, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे झूठ कहा ताकि मुझे बुरा न लगे। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो कैनकी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर यूसीमुरा के कैफे में सभी रेडी होते हैं। तभी तभी उनकी हेल्प करने के लिए आता है कि आखिर मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा। तब यूसीमुरा कहते हैं अब हम सभी आ गए हैं तो अब हमें चलना चाहिए। वहीं इधर ऑफिसर एमन को बताता है कि क्या तुम घोल स्कूल के बारे में जानते हो। जब इमोरी यानी जैसन को पहली बार सीसीजी ने पकड़ा था तो उसे वहीं भेजा गया था, लेकिन वहाँ का इन्वेस्टिगेटर बहुत डिस्टर्बिंग था जिसने इमोरी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि वो सह नहीं पाया और वो पागलों की तरह उसकी एक नई पर्सनालिटी बन गई जिससे वो सन की ओर खूंखार बन गया और फिर उसने अपना नाम बदलकर जैसन रख लिया जो अपने विक्टिम को वैसे ही टॉर्चर करता है जैसे उसके साथ हुआ था। वहीं इधर एल्गिट्री के घोल को देखते हैं जिन्हें खबर मिल चुकी थी कि सीसीजी के लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए अलग अलग जगह पर तैनात हो जाते हैं। अयातो कहता है जैसन कहाँ है। मीको कहता है जरूर वो अपने खिलौने के साथ खेल रहा होगा। वहीं इधर जैसन कैनकी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा होता है। वो उसके कान में एक जहरीला कीड़ा डाल देता है जिससे कैनकी बुरी तरह चिल्लाने लगता है। वहीं 11th वार्ड में सीसीजी के लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ के घोल पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो सारे घोल आर्मी पर भारी पड़ रहे थे। तब मैडोना गुस्से में खुद ही फील्ड में आ जाता है और गन से दो घोल्स को खुद ही मार देता है कि देखा ना ऐसा हमला करो। तभी वो देखता है कि सुजय मैडोना की बाइक कहीं ले जा रहा है। मैडोना चिल्लाकर कहता है अगर मेरी बाइक को कुछ भी हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन सुजय उसकी बाइक हवा में उड़ा देता है और उस बिल्डिंग में घुसकर सभी घोल्स को खत्म कर देता है। काफी तेज है भाई ये सुजय, लेकिन इसमें मैडोना की बाइक के चीथड़े उड़ जाते हैं। बेचारा मैडोना वो खुश हो या गुस्सा उसे समझ में ही नहीं आता और वो आर्मी को बिल्डिंग के अंदर घुसने को कहता है। वहीं दूसरी ओर टोका और उसकी टीम मिलकर एल्गिट्री के घोल्स पर हमला कर देती है। वहीं कैनकी को देखते हैं जहाँ बोंजो के दोनों साथी आकर कैनकी से कहते हैं हमें बोंजो ने भेजा है, उसने कहा है कि रास्ता मिलते वो तुम्हें यहाँ से निकाल लेगा। इतने में वहाँ जैसन आ जाता है जो क्रीपी से स्माइल करने लगता है, लगता है सुन लिया भाई इसने। वहीं इधर टोका खाउल से फाइट करते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी उसे एमन देख लेता है। ये तो वही रैबिट है जिसने मैडा को मारा है, इसलिए वो मैडा का बदला लेने के लिए टोका को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब टोका तो कंफ्यूज होती है कि आखिर क्या क्या रहा है। वहीं इधर एल्गिट्री का एस रैंक घोल सीसीजी के लोगों को मारने लगता है। वहीं टोका का भाई अयातो भी सारे इन्वेस्टिगेटर को मारने लगता है। वहीं उस बिल्डिंग से दूर काया, हिनामी और यूसीमुरा सब कुछ पता कर रहे होते हैं। काया अपने सुनने की पावर से यूसीमुरा को सारी घटना बताती है। तब यूसीमुरा कहते हैं कि हिनामी का ध्यान रखना और खुद वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इधर एमन को देखते हैं जो कागुने हथियार से टोका पर हमला कर देता है। तब टोका को समझ आता है कि ये तो मैडा का बदला लेने चाहता है, लेकिन वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कैनकी तक जल्दी पहुंचना होगा। पर एमन उसे जाने नहीं देता, लेकिन तभी अचानक से वहाँ कोई हमला करता है जिससे मौका मिलते ही टोका वहाँ से निकल जाती है। तब एमन देखता है कि ये एल्गिट्री के घाउल बीन ब्रदर्स होते हैं। वहीं दूसरी ओर सुकियामा एक घाउल को देखकर कहता है क्या बात है, एल्गिट्री का एस रैंक हाईसी मेरे सामने है। तब यूमो कहता है इसे कमजोर समझने की कोशिश मत करना, ये कोई आम घोल नहीं है। तब यूमो और सुकियामा उस पर हमला कर देते हैं। वहीं इधर बीन ब्रदर्स मिलके एमन पर लगातार हमला करने लगते हैं, जिससे एमन काफी घायल हो जाता है और काफी डर जाता है कि मैं एस रैंक घोल को कैसे मार सकता हूँ। सिर्फ मैडा ही थे जो एस रैंक से फाइट कर सकते थे। तब उसे मैडा की बात याद आने लगती है कि याद रखना एमन, वुमेन्स की कोई लिमिट नहीं होती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। अगर जब भी तुम्हारा किसी घोल से सामना हो तो पूरी जी जान से सामना करना, चाहे इसमें तुम्हारी जान चली जाए। मेरे पास एक क्यों हथियार है, मैं चाहता हूँ अगर मैं मर जाऊँ तो तुम उसका यूज करना, और ये वही क्यों हथियार होता है। तब एमन घायल होने के बाद भी वो हथियार 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है और अपनी पूरी ताकत से उन दोनों घाउल्स पर हमला करने लगता है और उन्हें खत्म कर देता है। वहीं इधर टोका के ऊपर कोई हमला करता है, लेकिन बीच में निस्के आकर उसे बचा लेता है और ये होता है अयातो जो अपनी बहन से कहता है तो मेरी बेवकूफ बहन तुम भी यहाँ आई हो। तो टोका कहती है अब तुम और मैं यहाँ हूँ। वहीं इधर मैडोना को देखते हैं जो अपनी फौज को गाइड कर रहा होता है। तभी सिनोहारा उसे बताता है कि इस बिल्डिंग के छत पे कोई नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी वहाँ एमन भी आ जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक अजीब चीज आती है। मैडोना कहता है वहाँ चल क्या रहा है, तो सिनोहारा कहता है ये वही है वन आई आउल। तब मैडोना कहता है ध्यान से सुनो सिनोहारा, वहाँ जितने भी काबिल लोग हो सब सामने आओ, अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर पाए तो कोई भी नहीं कर पाएगा, चाहे इसमें तुम्हारी जान ही चली जाए, लेकिन दिखा दो कि हम इंसान किसी से कम नहीं। वहीं इधर कैनकी को देखते हैं जिसे इतना टॉर्चर किया गया था कि वो अपने दिमाग के अंदर ही तड़प रहा होता है। तभी उसे कोई टच करता है। कैनकी कहता है मॉम, लेकिन ये उसकी मॉम नहीं बल्कि रीजे होती है जो कहती है कैसे हो कैनकी, लगता है तुम्हारे मास्टर फिर से आ गए। तभी जैसन आकर कैनकी को फिर से दर्द देने लगता है और उसके पैर के टोस को खींच कर निकालने लगता है और बार बार ऐसा ही करता है। कैनकी बहुत रोता चिल्लाता है, लेकिन जैसन उसे 1000 से उल्टी गिनती पढ़ने को कहता है। तो बेचारा कैनकी दर्द में भी उल्टी गिनती गिनता रहता है। तभी कैनकी के माइंड में फिर से
से रीजे आती है कि गुड मॉर्निंग कैनकी। कैनकी कहता है क्या तुम जिंदा हो? रीजे कहती है ये मायने नहीं रखता कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं, वैसे तुम मुझे अपनी मॉम के बारे में क्यों नहीं बताते, कैसी थी वो? तभी कैनकी अपने पास्ट को देखने लगता है जहाँ उसकी मॉम दिन भर बस काम करती रहती हैं और कैनकी को भी पढ़ाती हैं, लेकिन घर का खर्चा पूरा करने के लिए उन्हें हमेशा काम से बाहर रहना पड़ता है। रीजे कहती है तुम तो बहुत अकेले थे फिर। अब तभी जैसन फिर से कैनकी के टोस्ट को उखाड़ने लगता है और कहता है तुम में कुछ तो बात है बच्चे जो अभी तक टिका है, रीजे जरूर तुझसे इम्प्रेस होगी। ये कहता हुआ वो फिर से कैनकी के कान में वही जहरीला कीड़ा डाल देता है। अब कैनकी बुरी तरह रोने चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसन को इसमें मजा आ रहा था। वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि तू कब तक बर्दाश्त करता है। तभी रीजे फिर से कैनकी के दिमाग में आती है कि आगे क्या हुआ तुम्हारी मॉम के साथ और ये क्या है। कैनकी कहता है मॉम अपनी बहन को पैसे दे रही हैं क्योंकि उनकी बहन हमेशा उनसे प्रॉब्लम का बहाना करके उनसे पैसे ले लेती है, जिसकी वजह से मॉम को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। सुबह वो जॉब करती हैं और रात में भी वो गार्बेज का काम करती हैं, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगी। रीजे कहती है तो आगे क्या हुआ? कैनकी कहता है होना क्या था, एक दिन बीमारी की वजह से वो इस दुनिया से चल बसी और मैं सिर्फ अकेला रह गया। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात हिदोशी से हुई जो मेरा दोस्त बना और हमेशा मुझे सपोर्ट करता था। रीजे कहती है अब समझ में आया कि तुम उसे इतना मानते क्यों हो। तभी जैसन कैनकी के बाल पकड़कर कहता है ये दोनों तुझे यहाँ से भगाना चाहते थे ना, लेकिन अभी ये नहीं बचने वाले, तो क्यों ना हम एक गेम खेलते हैं बच्चे। अगर इनमें से किसी को तू चूज करता है तो मैं उसे जान से मार दूंगा और दूसरे को जिंदा छोड़ दूंगा, तो बता मैं किसे मारूं। अब बोंजो के दोनों साथी बहुत डरे हुए थे। कैनकी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो जैसन से भीख मांगने लगता है कि इन दोनों को प्लीज छोड़ दो, अगर मारना है तो मुझे मार दो। लेकिन जैसन एक नंबर का सनकी होता है। वो कहता है अगर तुमने जल्दी से चूज नहीं किया तो मैं इन दोनों को मार दूंगा, तो बता मैं किसे मारूं, बता। ये कहता हुआ वो उस लड़की का गला पकड़ लेता है। अब ये देख कैनकी बहुत डर जाता है। तभी दूसरा बंदा कहता है कैनकी प्लीज तुम मुझे चूज करो वरना हारू मारी जाएगी। तभी जैसन हारू की गर्दन तोड़ देता है। जो देख वो बंदा बहुत चिल्लाता है क्योंकि वो हारू से प्यार करता था, इसीलिए वो कैनकी पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसने उसे चूज क्यों नहीं किया। तभी जैसन उस बंदे को भी जान से मार देता है। अब रीजे फिर से कैनकी के दिमाग में आती है। कैनकी कहता है ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं निकम्मा हूँ, मैं लूजर हूँ। रीजे कहती है जो हुआ उसका पछतावा मत करो, अगर इतना ही रिग्रेट है तो तुमने उस कमीने को मारा क्यों नहीं, या फिर उनमें से एक को चूज करके बचाया क्यों नहीं। क्या तुम अब भी खुद को नहीं बदलना चाहते कैनकी? अगर जैसन ने तुम्हारे चाहने वाले लोगों को, तुम्हारे दोस्तों को मार दिया तब भी ऐसे बेवकूफों की तरह बैठे रहोगे जैसे तुम्हारी माँ थी। अगर वो हिम्मत करके अपनी बहन से कहती कि वो खुद का खर्चा उठाए तो उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और आज वो जिंदा होती और तुम अकेले नहीं होते। अब ये सुन कैनकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम झूठ कह रही हो, तुम धोखेबाज हो। लेकिन वो खुद भी काफी रोने लगता है कि मॉम आपने अपनी बहन को क्यों चूज किया, आपने मुझे क्यों नहीं चूज किया। तब रीजे कैनकी को भड़काने लगती है कि तुम अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो। कैनकी कहता है सब कुछ। रीजे कहती है अब तुम तैयार हो, क्या अब भी तुम मुझे खुद पर कंट्रोल करने से रोकोगे? कैनकी कहता है नहीं और रीजे पर झपट पड़ता है कि अब से तुम मुझे नहीं मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। ये कहकर वो रीजे को ही खाने लगता है। तब रीजे कहती है आखिर तुमने मुझे एक्सेप्ट ही कर लिया कैनकी, अब जाओ। तभी कैनकी के बाल व्हाइट हो जाते हैं और वो पूरा बनाई घोल बन जाता है। वहीं जैसन कैनकी से कहता है अब तुझे मरना होगा बच्चे, ये खेल यहीं खत्म होता है। मुझे और खेलने का मन था लेकिन सीसी जी और वो कैफे वाले घोल्स यहाँ आ गए हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उन्हें भी बुरी मौत दूंगा। तभी जैसन को कैनकी के अंदर रीजे दिखती है जिसे देख वो एक बार को डर जाता है। रीजे कहती है आखिर फिर से मुलाकात हुई गई बददिमाग आदमी। ये देख जैसन पागल होने लगता है कि मैं जानता था तुझमें कुछ तो खास है, लेकिन अब मैं तुझे पूरा निगल जाऊंगा। तभी कैनकी हथकड़ी तोड़ता हुआ जैसन के गले को चैन से खींचने लगता है और उसे काट लेता है। जो देख जैसन भी डर जाता है कि आखिर ये बदल कैसे गया। कैनकी कहता है तेरा फ्लैश एकदम घटिया है और जैसन को खींच के लात मारता है जिसे जैसन रोक लेता है, लेकिन कैनकी अपने एक पैर को तोड़ता हुआ दूसरे पैर से वार करता है जिससे जैसन दूर जा गिरता है। कैनकी कहता है तूने जो मुझे दर्द दिया है उस दर्द के आगे ये कुछ भी नहीं। तब जैसन गुस्से में अपने असली फॉर्म में आ जाता है और कैनकी पर लगातार हमले करने लगता है। और कैनकी अब बिल्कुल बदल चुका था, अब वो पहले से बहुत पावरफुल हो चुका था और अपने कागुने से जैसन का कागुने तोड़ देता है। जैसन डर से बहुत चिल्लाता है पर कैनकी उसे इतनी जोर से हमला करता है कि जैसन उठ भी नहीं पाता। तब कैनकी अपना एक कागुने जैसन के हाथ में घुसा देता है और कहता है 1000-7 कितना होता है। जब जैसन जवाब नहीं देता तो वो अपना दूसरा और तीसरा कागुने भी उसके हाथ पैर में घुसा देता है। तब जैसन दर्द के मारे कहता है 993। कैनकी कहता है तू मुझे खाना चाहता था ना, लेकिन अब मैं तुझे खाने वाला हूँ। ये कहता वो उसे खाने लगता है। एंड इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज का सीजन 1 यही खत्म होता है। अगर आप इसका नेक्स्ट सीजन देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।